नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब दशाश्वमेध घाट पहुंची तो वहां पर मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन उन्होंने किया। राष्ट्रपति ने मां गंगा की आरती भी उतारी और षोडशोपचार पूजन करके देशवासियों के कल्याण की कामना भी की है। वो मंच पर बैठकर मां गंगा की आरती देखती रहीं और इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद रहीं। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया। यह मामला सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य सपाइयों के खिलाफ 29 जनवरी साल 2008 में दर्ज किया गया था। छजलेट पुलिस ने 29 जनवरी साल 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान गुस्सा होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। वहीं आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप लगे थे। और इस कार्रवाई में, इसी मामले में यह कार्रवाई हुई है और इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला खान, महबूब अली सहित 9 सपा नेता आरोपी थे। हालांकि कोर्ट ने बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है और आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। और वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत उलमा ए हिंद की जनसभा में मौलाना अरशद मदनी की तरफ से दिए गए विवादित बयान से खुद इस्लामिक धर्मगुरु और सनातनी धर्मगुरु जो है वो भड़क गए हैं। जनसभा में मौजूद अलग अलग धार्मिक गुरुओं ने अरशद मदनी के विवादित बयान को सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं पूरे देश से अलग अलग धार्मिक गुरुओं की प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आना शुरू हो चुकी है। देख लेते हैं। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, उस बयान से हमें इत्तफाक नहीं है, इसलिए कि उनका बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्यन यहाँ के कदीम मज़ाहिब हैं। मैं मौलाना मदनी से सवाल पूछता हूँ, ओम और अल्लाह एक है, ठीक है, सारे ईश्वर एक हैं, अनेक व्यवस्था बनी है, हम उस अनेक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस्लाम की जो कट्टरता है, मौलाना मदनी के पूर्वज बुज़दिल थे। मतलब ये था कि जो हमारे इस नजरिए के अंदर कि भाईचारगी और दूरी को ख़त्म होना चाहिए, जो भी उसके अंदर शरीक है उसको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। हमने उसको दावत दी थी। उन्हें अगर हमारा मज़हब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मजहब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं। और वहीं मुजफ्फरनगर पहुंचे यशवीर जी महाराज सरस्वती ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महमूद मदनी के द्वारा दिए गए बयान पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मदनी का बयान मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ है, मदनी का बयान झूठा है, सत्य को छिपाने की कोशिश है। सरस्वती ने कहा कि जो बातें हकीकत की हैं वो मदनी ने एक भी नहीं कही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा था कि भारत जितना मोदी और
भगवत का उतना ही मदनी का भी है। भारत मुसलमानों का पहला मुल्क है। मदनी के इस विवादित बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में महमूद मदनी ने जो कहा मंच से, वो सिद्धांत के विपरीत है और असत्य कहा, सत्य को छुपाया, जो उसको बताना था वो नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि भारत इस्लाम का देश है, जबकि भारत इस्लाम का देश नहीं है। भारत सनातन परंपरा का देश है, वैदिक धर्म का, आर्यों का, ऋषियों का देश है, हिंदुओं का देश है। इस्लाम का देश अरब है। और वही मौलाना अरशद मदनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। अरशद मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही हैं और इस पर शिवसेना के आगरा प्रमुख वीनू लवानिया ने कड़ा ऐतराज जताया है। वीनू वालिया ने कहा है कि हिंदू धर्म से जुड़े धर्मगुरुओं से अपील की है कि वो इस तरह के मंच को साझा ना करें और उनसे दूरी बनाएं। देखिए, मदनी के द्वारा जो अभी बयान दिया गया है हाल ही में, उसको लेकर हमारा कहना है कि सनातन धर्म इस धरती पर सबसे पहले है। अल्लाह का तो पता ही नहीं था ये कहाँ थे, कहाँ कैसे आए। सनातन धर्म की जो स्थिति रही है, हर एक विद्वान सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म और पहला धर्म बताता है। मुसलमानों का तो बाहर से आना हुआ इस देश के अंदर। इस देश में उत्पन्न ही नहीं हुए, ना ही इनका कोई जन्म हुआ है, ना ही कि अल्लाह की कोई रखरखाव है, ना कोई जगह है इनकी। क्योंकि 1100 ईस्वी में सनातन धर्म के विद्वानों ने कुछ चीज़ें बताई थी और उसके बाद में 1526-23 में ये मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे। और वहीं लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आए हैं, जिसमें सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव जो है नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में आए हैं। नवीन ऊर्जा प्रथम स्थान पर निवेश पाने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में 6.33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो कि वर्तमान में कुल निवेश का करीब 1/3 है। और इसी के साथ नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग में कुल मिलाकर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और वहीं एमएटी फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन एमएटी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश द्वारा चल रहे कृषि परियोजना की समाप्ति पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बहराइच जिले के तमाम किसान भी इसमें शामिल हुए हैं। ये आज की कार्यशाला छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों के लिए रखी गई थी अमेठी विश्वविद्यालय की तरफ से। अमेठी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है अमेठी फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन, और ये आज की कार्यशाला यूपी साइंस ऑफ काउंसिल और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के सौजन्य से की है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी थे। साथ में विशेष अतिथि के तौर पे हमारे साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर श्री मनोज कुमार सिंह जी आए थे, और साथ में ही डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव जो कि यूपी काउंसिल्स के जॉइंट डायरेक्टर हैं। इनके साथ साथ ये एक परियोजना चलाई गई थी जिसमें कि 200 फार्मर्स रजिस्टर्ड थे। ये फार्मर्स बहराइच के 2 ब्लॉक के थे, बहराइच जिले के 2 ब्लॉक के थे। और वहीं मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने सहकारिता चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, और इसी को लेकर जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक हुई है। बैठक में जिले के सहकारिता चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन हुआ। इस मौके पर बिजली और किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। साथ ही नगर निकाय चुनाव नजदीक देखते हुए पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में राय मशवरा भी ये हुआ है। और इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा है कि सहकारिता चुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से चौकन्ना है।
सहकारिता का चुनाव हो रहा है और सब उसका डेट आ गया है। उसी चुनाव के सिलसिले में मैं अपने सभी विधानसभा अध्यक्षों को, सभी विधायकों को, सभी लोगों को बुला लिया और उस चुनाव की तैयारी के संबंध में कि हम लोग चुनाव कैसे लड़ें और कैसे चुनाव जीतें, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सबको बुला गया। तो क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश दिया जा रहा है कि लोगों को दिया जा रहा है कौन कौन तारीख के कहाँ चुनाव है, उनको सब डेट दिया जा रहा है कि आप लोग सोसाइटियों पर रह करके अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करें। और वहीं कानपुर देहात के माती इको पार्क में चल रहे कानपुर देहात महोत्सव के अंतिम दिन गायक कैलाश खेर ने मंच पर आते ही गीतों से लोगों का दिल छू लिया। उनके गानों पर दर्शक थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश खेर ने गाना सुनाया तो लोगों का जोश बढ़ गया और इस बीच उन्होंने आगे की दीर्घा में बैठी युवतियों को मंच पर भी बुलाया। इसके बाद कैलाश खेर के गानों पर युवतियां जमकर थिरकती हुई नजर आई। उनके सुर का जादू श्रोताओं के सर चढ़कर बोलने लगा। कार्यक्रम में कैलाश खेर के साथ डीएम नेहा जैन और सीडीओ सौम्या पांडे भी झूमती हुई नजर आई। और वहीं संत कबीर नगर के देवरिया में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों ने लोकपाल से यह की थी, जिस पर लोकपाल ने खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखा था, लेकिन खंड विकास अधिकारी किसी भी प्रकार का जवाब उन्होंने नहीं दिया है और उसी शिकायत पर ग्राम पंचायत में लोकपाल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी हासिल की और कराए गए मनरेगा कार्य का भौतिक सत्यापन किया है। हालांकि मौके पर ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी नदारत नजर आए, ना ही कोई दस्तावेज मिला है। और वही मिर्जापुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वक्तव्य से नाराज अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्था के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट को सौंपा गया है, जिसमें समाज में जातियां उन्माद फैलाने और गलत बयानबाजी के आरोप में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण चंद्र पांडे ने कहा है कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ झूठा आरोप लगाने का काम आरएसएस प्रमुख ने किया है। ब्राह्मण समाज सभी जाति और वर्ग के कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है। ब्राह्मण जाति के नाम पर राजनीति नहीं करता। मैं पंडित जयप्रकाश पांडे अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान का जो है प्रदेश अध्यक्ष पुरोहित प्रकोष्ठ। जी, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? जी, आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत जी के विवादित बयान, जो कि उन्होंने कहा कि जो है सभी जातियों को ब्राह्मणों ने बनाया, तो उनसे पूछा जाए क्या जो है ईसाइयों को, मुस्लिमों को, सबको ब्राह्मण नहीं बनाया है? सब में जातियां विभिन्न होती है, पूर्व परंपरा चला रहा है और हमारा गीता में साफ लिखा है चातुर्वर्ण्यम में आशिष्ट गुण कर्म विभाग सब, उनको गीता पढ़ना चाहिए। और हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमादित बाहु राजन्य कृत, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर किया है। तो हम लोग निंदा किसी की नहीं करते बंधु, हम लोग तो सबको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के फलस्वरूप जातियों में बांट करके विवाद उत्पन्न करना और देश में उन्माद उत्पन्न करना स्वभाव उनको नहीं देता। उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी और इसके लिए हम लोग उनका सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। यदि उन्होंने बात वापस नहीं लिया तो इसके लिए हम लोग इससे विराट प्रदर्शन करेंगे। और वहीं आगरा रेल डिवीजन यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आगरा में 22 फरवरी को माल भाड़ा फेयर का आयोजन करने जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा एक कमर्शियल हब है, बावजूद इसके रेलवे की तरफ से लोगों का रुझान कम है। रेलवे व्यापारियों को अपनी तरफ से लाने के लिए लगातार इस पर काम कर रही है और अभी तक व्यापारी अपने माल को ट्रकों के माध्यम से भेजते हैं और इन सबको लेकर रेलवे उनके सामान की गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर यह फेयर आयोजित कर रही है। आगरा में पहली बार एक बहुत बड़ी स्केल पे फ्रेट कस्टमर समिट डीआरएम आगरा सर द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें हम आगरा और आगरा के आसपास के क्षेत्र के सभी किसानों को, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं ताकि आगरा की जो इकोनॉमी है और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है इसको एक पुश मिल सके। इसका गोल ये है कि आसपास के क्षेत्र में जो भी सामान, जैसे फिरोज़ाबाद में कांच का प्रोडक्शन होता है, आगरा में जूते, पेठे, इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मथुरा में भी कुछ कंठी, माला और पूजा की सामग्री का प्रोडक्शन होता है। इस तरीके की चीज़ों को देश का और एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट मिल सके और हम इन लोगों को एग्रीगेट कर सकें और रेलवे से सस्ता और सुलभ और सुरक्षित यातायात प्रोवाइड कर सकें। जिस तरह से लखनऊ में समिट हुई है, कॉमर्शियल समिट हुई, उस तरीके से इसको देखा जा सकता है।
बिल्कुल, ये उसी का एक छोटा रूप है। लखनऊ के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह हम यहाँ पे फ्रेट कस्टमर समिट कर रहे हैं, जिससे सभी तरीके के इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर्स को रेलवे के बारे में और रेलवे की सुविधा के बारे में जानकारी दे सके और उनके बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। इसमें छोटे कारोबारी भी लाभ मिलेगा इसमें? बिल्कुल, हम स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, जिनका सामान इकट्ठा करके एकत्र करके भेजा जा सकता है ट्रेन से, और हम किसानों को भी टारगेट कर रहे हैं। और आगरा में ज़्यादातर MSMEs ही हैं, तो हमारा फोकस उन्हीं पर है। और वहीं ICSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। आज आगरा में ICSE बोर्ड का पहला पेपर था, जिसको लेकर छात्र थोड़े नर्वस नजर आए, लेकिन बहुत से छात्रों में पेपर को लेकर उत्साह भी था। वहीं प्रशासन ने पेपर कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। और वहीं मथुरा के सोनाई न्याय पंचायत के लगभग 55 गांव को ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा से हटाने पर आंदोलन का आज ये 7वां दिन है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन अब तक नहीं मिला है। संघर्ष समिति शीघ्र ही आमरण अनशन प्रारंभ कर सकती है। इस दौरान आंदोलन को ब्रजादेश्वर पीठ के महंत नारायण भट्ट जी के वंशज श्री घनश्याम भट्ट ने अपना समर्थन दे दिया है। बरसाना से आकर उन्होंने कहा है कि सोनाई क्षेत्र ब्रिज 84 कोस में ही ये था और हमेशा रहेगा, और शास्त्र में इसको पूर्ण प्रमाण है, और किसी को प्रमाण चाहिए तो मुझसे ले। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ब्रज के सभी संतों और महंतों के साथ परिक्रमा बचाओ संघर्ष समिति के बैठक शीघ्र इस पर करवाई जाएगी। और वहीं भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अब आ चुकी है। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सहित जसपुर विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर यशपाल आर्य ने कहा है कि आज प्रदेश का युवा न्याय के लिए सड़कों पर है और ये लड़ाई और आगे भी जाने वाली है, क्योंकि प्रदेश सरकार निरंकुश हो चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जेल में ठूसे गए युवाओं को रिहा किया जाए और पेपर लीक मामले की CBI जांच होनी चाहिए। खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए वापस हों और उन्हें बिना शर्त जेल से छोड़ा जाए, और इस परीक्षा को, आने वाली परीक्षाओं को अभी जब तक जांच नहीं होती तब तक उसको रोका जाए, और इसकी सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में CBI जांच हो। इसको लेकर आज हम धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं कि मेहनत का युवाओं के मेहनत को का सौदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेती तो युवा सड़कों में आया। और सरकार ने क्या किया, युवाओं को दबाने के लिए पुलिस से पथराव कराकर, लाठीचार्ज कराकर युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से उनका फेलियर है। वो ना तो यहाँ प्राइवेट रोजगार को रोक पा रही है और न सरकारी रोजगार में ईमानदारी बरत पा रही है, और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। और वहीं बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन लगातार जारी है। वहीं इस कड़ी में NSUI ने सचिवालय का घेराव किया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन समेत काफी संख्या में NSUI से जुड़े छात्र मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI का कहना है कि युवाओं के साथ सरकार लगातार उत्पीड़न कर रही है, इस पर वो लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या निपट गया है? अभी भी बॉबी पवार कहाँ है, जो उन युवाओं का नेतृत्व कर रहा था और एक सकारात्मक दिशा में उन युवाओं को ये सचेत कर रहा था कि तुम्हारे हक को सरकार में बैठे हुए लोग बेच रहे हैं। इतनी तो उसकी गलती थी, वो कहाँ है आज? और जितने नकल माफिया जेल में थे वो सब रिहा हो गए हैं। सरकार उन पर नकल विरोधी कानून का प्रयोग कर रही है, जो शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारी क्वेश्चन पेपर हमारा फटा हुआ था, हमारा क्वेश्चन पेपर की सील टूटी हुई थी, उन पर धमकी दी जा रही उनको। मतलब कोई व्यक्ति ये कहे, मैं ये कहूँ कि गलत हो गया, मेरी जांच करो। कोई विद्यार्थी ये कहे कि मुझ में फटी हुई प्रश्न पत्र आया, उसकी जांच करो। सरकार जांच के नाम पर डरा कर राज करना चाहती है। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, हम कांग्रेस के वो लोग हैं जिनके राजनीतिक पूर्वजों ने इस देश को अंग्रेजों के सामने लड़कर आज़ादी ली है, तो हम उनसे नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे? इसलिए हमको डराकर इस प्रदेश में राज करने की मनसा छोड़ दीजिए। इस प्रदेश में संवाद की राजनीति स्थापित करिए, इस प्रदेश में जवाब की राजनीति स्थापित करिए, इस प्रदेश में युवाओं के हित की राजनीति करिए। इस प्रदेश में भाजपा की पहले और अब की सरकार ने 2 काम किए, एक
और वहीं हल्द्वानी में सीनियर बीजेपी लीडर सुरेश तिवारी ने प्रदेश में पेपर लीक मामले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश पर कहा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे कठोर कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि इस कानून का असर आने वाले कुछ समय में देखने को मिल जाएगा, जब राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गरीब और आम जनता के बीच से अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में चयनित होकर आने लगेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी कांग्रेस युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से छात्रों के साथ, जो यहाँ के बेरोजगार हैं उनके साथ है, और सरकार ने इतना कठोर निर्णय लिया है। देखिए, उत्तराखंड में अब आने वाले दिनों में जो नकल माफियाओं की जो जड़ें इतनी मजबूत हो गई थी, अब नकल कराने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा। पहली बार उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, जब 9 नवंबर 2000 को इस राज्य की घोषणा हुई, उसके बाद से पहली ऐसी सरकार है पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, जिसने इतना कठोर निर्णय लिया है। और आप देखेंगे इसके परिणाम आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम होने वाले हैं। देखो, जो अभी परीक्षाएं हो रही, कल 12 तारीख को पटवारी भर्ती की जो परीक्षा हुई है, उसका आप रिजल्ट देखिएगा। जो हमारे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जिन्होंने मेहनत करके, जिनके परिवार के लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, जो आप उसका परिणाम देखेंगे, निश्चित रूप से हमारे पहाड़ के जो दूरस्थ क्षेत्रों के नौजवान जो कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, निश्चित रूप से वो परिणाम में सफल होकर आएंगे। और वे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भगवानपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सरकार को जनता कार्यक्रम में शामिल होकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से सुना है। कुछ समस्याओं का निदान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि कुछ गंभीर समस्याओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। आज सरकार जनता के कार्यक्रम में अधिकांश शिकायतें चकबंदी, चक्रोड़ और सरकारी तालाबों पर कब्जे की रही हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने 30 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान कई विधायक, कार्यकर्ता और जिले के समस्त विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। और आज इसी प्रकार जनपद विकासखंड भगवानपुर और विकासखंड भादराबाद में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत 30 करोड़ 83 लाख 19 हज़ार है। तो ये विकास के काम यहाँ किए गए, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार जनता के द्वार का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, और लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उनकी समस्या का तत्काल निदान हो रहा है। तो बहुत अच्छी ये एक कार्यक्रम है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। आज हमने जिला पंचायत की ओर से हमारे भगवानपुर विकासखंड के अंतर्गत जो जिला योजना व राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत करीब 60 लाख रुपए की जो 4 योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास लोकार्पण। और वही धर्मनगरी हरिद्वार में ब्रह्म राष्ट्र एकम एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ ने की है, जिसमें देश के कोने कोने से आए सनातन परंपरा से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति से युवाओं को जोड़ना है, जिसमें भारतीय संस्कृति के कई कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए गए थे। वहीं ब्रह्म राष्ट्र एकम के संस्थापक सचिन सनातनी का कहना है कि सनातन परंपरा के प्रचार के प्रति ब्रह्म राष्ट्र एकम कार्य करती है। मेन उद्देश्य है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म राष्ट्र एकम सदैव तत्पर रहती है, और राष्ट्रीय अधिवेशन जो सनातन अधिवेशन है दूसरा है, और हम लोग ये एक दिवसीय जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो अपने भारत को अखंड भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। प्रतापगढ़ के कंधई थाने में बेखौफ दबंगों ने अधेड़ को मारी गोली मारकर दबंग हुए फरार। बाजार से घर जा रहा था अधेड़, सरेशाम फायरिंग से इलाके में हड़कंप। आगरा के थाना ताजगंज में 3 दोस्तों ने शराब पीने की लगाई शर्त। शराब पीने से एक दोस्त की। बिजनौर के थाना धामपुर में दिन दहाड़े प्रेमिका पर ब्लेड से किया अटैक। मामूली विवाद में प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर में खनन माफियाओं ने किया है वन विभाग की टीम पर पथराव। अवैध खनन रोकने गई थी वन विभाग की टीम। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में कूड़े के विवाद में दबंगों ने वृद्ध महिला पर किया जानलेवा अटैक। घायल वृद्ध महिला ने 6 लोगों पर कुल्हाड़ी और फरसे से सिर पर वार करने के आरोप लगा दिए। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की एक नई पहल। प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की डिटेल जानने के लिए शुरू किया गया आभा योजना। स्वास्थ्य विभाग की इस नई पहल से लोगों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार।
आगरा में आजाद समाज पार्टी ने किया जमकर प्रदर्शन। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जातीय जनगणना कराए जाने की भी रखी मांग। अमेठी में स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह के गृह जनपद में हो रहा है जानलेवा इलाज। हॉस्पिटल में सफाई कर्मी लगा रहे हैं लोगों को इंजेक्शन। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली हैं तलवारें और बंदूक मिलने पर ठेकेदार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पेड़ काटने के बाद जड़ों की खुदाई के दौरान मिले हथियार। हरदोई में लापता महिला का जंगल में मिला शव। महिला की साड़ी से गला कसकर की गई थी हत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस।